तो मतलब ये समझे कि अपर गंगा कैनाल जो हमारा मेन कैनाल है, हम टेक्निकली थोड़ा सा मेन कैनाल पर बात कर लेते हैं। मेन कैनाल से हमने वाटर को डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट किस पर्पज से करना है कि भाई वहां पर जो है अपना थर्मल पावर प्लांट है कि क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, बर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर क्या होता है और एक हेड रेगुलेटर होता है। ये बेसिकली कंपोनेंट हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट का नाम है सप्लाई ऑफ 43 क्यूसेक मेकअप वाटर फ्रॉम टीएचडीसी फ्रॉम रिजर्वायर टू रिजर्वायर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला पीडब्ल्यू फैमिली। आज हम आपको एक साइट विजिट पर लेके आए हैं जहां पर आपने जो थ्योरेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी है उनका आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखोगे। वो वर्किंग कैसे करती है, उनका यूज क्या है, या फिर उनको जो लगाने का तरीका है वो किस तरीके से लगाई जाती है, या फिर उनको इंस्टॉल करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मतलब ओवरऑल हम ये सीखने वाले हैं थ्योरेटिकल चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इन सारी चीज़ों को बताने के लिए हमारे साथ में आज दो स्पेशल गेस्ट जिनका इस फील्ड में बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस रहा है और उस वाइड एक्सपीरियंस का यूज हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है अंकुर सर। ओवर टू यू अंकुर सर। थैंक यू सर। जैसा अभी सोम सर ने बताया बच्चों आपको कि आज हमारे साथ दो न्यू गेस्ट हैं जो कि पूरे तरीके से अपना फील्ड एक्सपीरियंस देंगे और उनका बहुत वाइड एक्सपीरियंस रहा है। मैं काफ़ी टाइम से जानता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है मिलते रहे हैं, तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ है सर के साथ में। आज हम लोगों के साथ में एक हैं सीनियर रेजिडेंट इंजीनियर मोहित शर्मा और दूसरे साइट इंजीनियर हैं, उनका भी नाम मोहित शर्मा है और दोनों लोगों का फील्ड को लेके बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। और बात करें तो मोर देन 10 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ से आपको एक बेस्ट फील्ड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग जो थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो हम पढ़ते हैं, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। उसमें बहुत सारी यूनिट्स सर आज डिस्कस कराने वाले हैं और अब हम लोग जो है सर के साथ डिस्कस करते हैं। वेलकम मोहित शर्मा सर। वेलकम मोहित शर्मा सर। थैंक यू। मैं मोहित शर्मा, सीनियर रेजिडेंट इंजीनियर। मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में मैं फील्ड में आ गया, गवर्नमेंट जॉब में आ गया। तब से मैं जूनियर इंजीनियर और सीनियर रेजिडेंट इंजीनियर के पद पे मैं कार्यरत रहा हूँ। मैंने जैसा अंकुर सर ने बताया, मैं काफ़ी समय से इनको जानता हूँ बहुत लंबे समय से, मतलब बचपन से ही हम लोग साथ में एक साथ ही घूमे फिरे हैं, उठे बैठे हैं और पढ़ाई लिखाई भी हम लोगों ने साथ में ही किया है। बिल्कुल। आज अंकुर सर हमारे साथ हैं। इन्होंने बताया कि वो लोग बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो साइट पे हम लोग काम कराते हैं प्रैक्टिकली कैसे कराते हैं, किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रिवेंशन हम लोगों को रखनी होती हैं, वर्क मेथड क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को वो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते थे। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आइए, बच्चों के लिए कुछ भी, बिल्कुल और बिल्कुल अंकुर सर के लिए कुछ भी। बिल्कुल। ये तो देखो सर का कहीं ना कहीं बहुत बड़े हम लोग थैंकफुल हैं। क्रेडिट सर को ही जाता है कि इतना बिजी शेड्यूल से भी सर ने टाइम दिया। बट बच्चों, हमारी पूरी पीडब्ल्यू की टीम का एक मोटिव रहता है कि हम लोग कितना बेहतर इंजीनियरिंग को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, थ्योरेटिकली आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। पूरी पीडब्ल्यू की टीम थ्योरेटिकली आपको पढ़ाती है, बट हम लोगों का साथ में एक ये भी कोशिश रहती है कि जो फील्ड में एक्चुअल एप्लीकेशन मिला है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएँ और वो एक विजुअलाइजेशन आप तक पहुंचा पाएँ। और उसके लिए हमने मोहित शर्मा सर से कांटेक्ट किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों फील्ड का एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ही कहीं ना कहीं एक बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो सर इसके लिए तो बहुत बहुत थैंकफुल हैं हम, हमारी पूरी पीडब्ल्यू टीम। और शुभम सर, कहीं ना कहीं हम यही कहेंगे कि अब यहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट होती है। आप हमें थ्योरेटिकली चीज़ों को हम रिलेट जरूर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली बच्चों को एक्सपीरियंस दीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर एक्सपीरियंस हमारे बच्चों को मिलने वाला है। जी बिल्कुल सर। आज जब आप यहाँ पे आए हैं, ये प्रोजेक्ट का नाम है सप्लाई ऑफ 43 क्यूसेक मेकअप वाटर फ्रॉम टीएचडीसी फ्रॉम रिजर्वायर टू रिजर्वायर ऑफ टीएचडीसी। तो इस प्रोजेक्ट में हमको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जैसे सर हम आगे बढ़ने वाले हैं,
तो क्या क्या हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं? यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि अपर गंगा कैनाल जो एक मेन कैनाल है उसमें एस्केप किस प्रकार से बनी हुई है। वहां से हम लोग क्रॉस रेगुलेटर कैसे बनाया है, क्रॉस रेगुलेटर के बाद में हमने डिस्ट्रीब्यूटरी रेगुलेटर किस प्रकार से बनाया है। वहां से हम आपके बच्चों को आपको आज ये दिखाना चाहेंगे कि पीएसटी हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है, पीएसटी कैसे वर्क करता कैसे है? वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। पंपिंग स्टेशन हम लोग आपको दिखाएंगे, क्वार्टर्स वगैरह जो हैं आप देख ही रहे हैं पीछे बने हुए हैं, तो ये भी हम सब आपको दिखाएंगे। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता पाऊं जो आपकी थ्योरी से बिल्कुल मैच करती हैं और थ्योरी के साथ रिलेट उन्हीं के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं, जिससे उनका अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो सब बच्चों बिल्कुल। आज हम सब लोग अब यहाँ से आगे चलते हैं और एक्चुअल में फील्ड पर जाते हैं, आपके यूनिट्स को देखते हैं, जो यूनिट कंस्ट्रक्टेड है, वर्किंग है, कैसे वर्क करती हैं, और यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो चलते हैं सर, फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग एस्केप पे चलते हैं। सबसे जो एस्केप हम थ्योरेटिकल पढ़ते जी हैं, जो बिल्कुल इरिगेशन सर, इरिगेशन इंजीनियरिंग एक्सेस वाटर को रिलीज करने या के लिए। बिल्कुल बिल्कुल चलिए सर। ठीक है सर, ये जो लाइनिंग सिलेबस में पढ़ते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? जी आप देखिए शुभम सर, ये अपर गंगा कैनाल है जो उत्तराखंड से शुरू होती है हरिद्वार से, और हरिद्वार के रास्ते चलते हुए आप अभी हम बुलंदशहर में खड़े हैं। यहाँ पे मैं इसको अपर गंगा कैनाल को आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने लाइनिंग का काम किया हुआ है। ये सीसी लाइनिंग हम लोगों ने यहाँ पे कराई है। लाइनिंग में आप देख सकते हैं, चूँकि जब कोई कैनाल में पानी फ्लो होता है तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जी सर। तो उन लॉसेस को बचाने के लिए और लाइनिंग का जो अपनी कैनाल है उसका स्ट्रक्चर को, उसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए हम लोग लाइनिंग करते हैं। मतलब सर जो सीपेज लॉस है मेनली सीपेज लॉस सीपेज लॉस को रोकने के लिए लाइनिंग की जाती है। की जाती है। तो सर, एक सवाल और भी था कि क्या इस लाइनिंग की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है? हम जी बात हाँ, भी करते हैं कि बिल्कुल इसको आती है। इकोनॉमिकल बनाना होता है तो हम पेरीमीटर को मिनिमम करते हैं। जी हाँ। तो क्या लाइनिंग की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, फिर भी क्या हम इस सेक्शन को इकोनॉमिकल बता सकते हैं? एग्जैक्टली इसको हम इकोनॉमिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने इसमें लाइनिंग किया हुआ है इसकी एज जो है वो 30 to 50 ईयर्स होती है। और जो वाटर लॉसेस हैं, जो सीपेज लॉसेस हैं, उन लॉसेस को कम करके और इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करके जितना हमारे पास मतलब हमको पानी जितना मिलता है उसको हम कई जगह कई प्रकार से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाइनिंग किया है तो हम लोगों को 43 क्यूसेक वाटर पर डे हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, जिससे यहाँ पे 1320 मेगावाट का टीएचडीसी का हाइड्रो थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, तो वहाँ पे ये पानी यूज हो रहा है। मतलब सीधी सीधी बात कर लें सर कि हमने यहाँ से लाइनिंग करके वाटर सेव कर लिया जी। और सेव करने के बाद जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वहाँ से उसको जो हमने प्रॉफिट लिया, और सेम टाइम पर लाइनिंग का जो लाइफ है वो भी बहुत बड़ा है, तो उतने टाइम तक जो लॉसेस होते उनको हमने सेव करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया। ओवरऑल हमारा इकोनॉमिकल ओवरऑल उतना ही बेनिफिट जनरेट हो तो गया। बच्चों यहाँ से आपको पता चल गया है कि लाइनिंग की अगर हम बात करें तो लाइनिंग का जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा हम लोग सेव कर लेते हैं जब हम डिजाइन लाइफ ऑफ कैनाल पे जाते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देखते हैं। ठीक है त्यागी सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इसमें, क्योंकि पानी के रिसोर्सेज अपने पास में बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। ग्राउंड वाटर हम ज़्यादा यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आजकल जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल निरंतर घटता जा रहा है। इसीलिए जो सरफेस वाटर है उसी को हम लोगों ने यूज करना है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। इसलिए हम केवल सेविंग करके ही, वाटर सेव करके ही वाटर को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी सर देख जनरल भाषा में बोलते हैं ना कि कमा लीजिए या बचा लीजिए। जी हाँ, सिंपल जी सी हाँ, बात जी है हाँ। कि हम एक्स्ट्रा वाटर लेके आए और भाई उसमें अपना लॉसेस आने दें, तब भी बात वही है, या फिर जो एग्जिस्टिंग अपने पास वाटर कंटेंट है उसमें से ही वाटर सेव कर क्वांटिटी है उसमें से सेव करके जो और है उसका यूज करेंगे और देश हित में, जनहित में उसका प्रयोग। तो बच्चों ये ब्यूटीफुल, ये बात करें तो ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग है, क्यों सर? जी हाँ, यही बिल्कुल, है इंजीनियरिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अपना लेस एफर्ट में और अपना प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल बनाना, यही है इंजीनियरिंग। देखिए, इंजीनियरिंग का सबसे पहला सिद्धांत होता है सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। बिल्कुल सर। जी सर, उसी पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो अब हमारा लाइनिंग, शुभम सर, ये सवाल जो था सर से और इन जनरल जो हम सिलेबस में डिस्कस भी करते हैं, तो बच्चों आपको पूरे तरीके से आंसर मिल गया होगा अबाउट लाइनिंग। व्हाट इज लाइनिंग, यूज ऑफ लाइनिंग, जो कॉस्ट आता है वो किस तरीके से सेव हो जाता है, और सर ने बताया टाइप ऑफ लाइनिंग, सीमेंट कंक्रीट। सर इसमें सीमेंट कंक्रीट लाइन सबसे बेस्ट होती है बिकॉज इसकी कॉस्ट भी ज्यादा आता है, कॉस्ट ज्यादा आता है, बट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी एज ज्यादा होती है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन जो हैं जितना फील्ड में हम आपको दे सकते हैं उतने क्वेश्चन अबाउट लाइनिंग आप तक पहुंच गए होंगे,
और डेफिनेटली अबाउट लाइनिंग जो है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। सर हम आपको इसमें लाइनिंग में अपना बर्म वगैरह दिखा सकते हैं कि जैसे अपना कैनाल का सेक्शन है तो उसमें बर्म होता है, तो उसमें फ्री बोर्ड होता है, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं और बच्चों को दिखा भी सकते हैं। तो मोहित सर, जैसे हम लोग इरिगेशन सिलेबस में एस्केप एक टर्म पढ़ते हैं, एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, एस्केप हम प्रोवाइड कराते हैं। तो सिलेबस में जैसे हम लोगों ने पढ़ा है या फिर अपने बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं कि एक्सेस वाटर के लिए एस्केप दिया जाता है, ठीक है। तो अब एस्केप के बारे में बताइए और उसको एस्केप को आप दिखाइए। जी बिल्कुल अंकुर सर, आप बहुत अच्छी जगह खड़े हैं। ये सामने ही आपको एस्केप दिखाई दे रही है, यही एस्केप है इस कैनाल की। आप वहीं चलिए, मैं आपको वहीं डिटेल में दिखाता हूँ। ठीक है सर, चलते हैं। एक तरीके से जस्ट लाइक बैरियर तो ये यहाँ पर फ्लो वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए ये स्ट्रक्चर अपना प्रोवाइड करा दिया गया। चलिए बच्चे, हम समझते हैं कि सब कुछ सर हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट कैनाल स्केप, और जैसा पहले लाइनिंग भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आप हमें दिखाइए सर कैनाल हेड रेगुलेटर, क्योंकि जैसा आपने बताया कि यहाँ पर इस कैनाल, अपर गंगा कैनाल पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो बच्चों प्रोवाइडेड है वो हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर और साथ में सिल्ट एक्सक्लूडर हो गया। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे, जो कि हमारा हेड डाइवर्जन वर्क के अंदर आते हैं, तो उन सबको एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे और काफ़ी डिटेल में सर लोग जो है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मोहित सर, बेसिकली हम लोग इरिगेशन सिलेबस में बच्चों के साथ एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है, बर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर क्या होता है और एक हेड रेगुलेटर होता है। ये बेसिकली कंपोनेंट हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज जो है आप प्रैक्टिकली बच्चों को विजुअलाइज कराइए और प्रैक्टिकली बताइए क्या बर्म है, यहाँ पर कहाँ बर्म है, कैसा होता है, क्या क्रॉस रेगुलेटर है, क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर और किस तरीके से वर्क करता है। ओके, मैं बिल्कुल बताता हूँ अंकुर सर। ये अपनी कैनाल है, ये कैनाल हो गई। ये सर कौन सी कैनाल है? ये अपर गंगा कैनाल है। मतलब मेन कैनाल है, ब्रांच कैनाल? मेन कैनाल, मेन कैनाल है। मेन कैनाल है, मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी यही करेगा, यही कैरी करता है। मेन कैनाल में जहाँ हम खड़े हैं ये स्लोप है, ये यहाँ तक इसका मैक्सिमम वाटर लेवल हो सकता है, ठीक है। FSL हो सकता है, FSL ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में जिस जगह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये अपना बर्म है, मतलब जहाँ हम खड़े हैं। जी हाँ। तो बच्चों, जैसा हम लोगों ने बर्म को पढ़ा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक पैरेलल हम लोग स्पेस प्रोवाइड करते हैं कैनाल के पैरेलल, तो हम लोग उसको बर्म बोलते हैं। बर्म बोलते तो यही वो बर्म है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये बर्म है। और सर ये, और यहाँ से एम्बैंक तक जो है ये फ्री बोर्ड है। ओके, मतलब ये हमारा एम्बैंकमेंट हो गया, जी हाँ। ये हमारा FSL हो गया, जी हाँ। ये हमारा बर्म हो गया, और इसके बीच का जो मार्जिन है ये फ्री बोर्ड वो फ्री बोर्ड है। ठीक है सर, बर्म हो गया, फ्री बोर्ड आपने बच्चों को बता दिया। और अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं आगे, जो आपका दूसरा सवाल था, हाँ। क्रॉस रेगुलेटर। किसी भी कैनाल के फ्लो के परपेंडिकुलर बिल्कुल जो रेगुलेटर बनाए जाते हैं वाटर डाइवर्जन के लिए, उनको हम क्रॉस रेगुलेटर बोलते हैं। मतलब ये फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। जी हाँ, ये सामने आप देखिए, ये आपको क्रॉस रेगुलेटर दिखाई देगा। ठीक है। इसका काम केवल इतना होता है कि जो कैनाल में फ्लो है उसको ये रेगुलेट करता है, उसका हेड बढ़ाता है, और जहां हमें डाइवर्जन चाहिए उस तरफ पानी का फ्लो बढ़ाता है। मतलब जितनी क्वांटिटी हमें डाइवर्ट करनी है, जी हाँ, उतना ही वाटर यहाँ पर राइज कर लिया जाएगा इस क्रॉस रेगुलेटर की हेल्प से। और उसी को हम बोल देते हैं कि इस कैनाल में ये किस तरीके से वाटर को रेगुलेट कर रहा है, फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। बिल्कुल, मतलब डिस्चार्ज रेगुलेट करता है। डिस्चार्ज रेगुलेट करता है। और जो ये डिस्चार्ज रेगुलेट करता है, क्रॉस रेगुलेटर, जितना हम इसका गेट डाउन करेंगे उतना ही वाटर फ्लो इसमें बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। और जब वाटर लेवल राइज करेगा तो राइज वाटर लेवल पे जो हम सामने आप देख सकते हैं, जो हम रेगुलेटर बनाते हैं, इसको हम हेड रेगुलेटर बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। बेसिकली आपको यहाँ से डाइवर्जन लेना है, वो पानी आप डिस्ट्रीब्यूटरी में लेके जाएं, आप किसी PST में लेके जाएं, किसी पंपिंग स्टेशन में लेके जाएं, आप किसी भी पर्पज से अगर पानी को नहर से डाइवर्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रॉस रेगुलेटर बनाना पड़ेगा, कैनाल के अंदर क्रॉस, जिससे पानी का लेवल बढ़े। और फिर लेवल बढ़ने के बाद जिधर डाइवर्ट करेंगे वहां जो रेगुलेटर आप लगाएंगे उसको हम हेड रेगुलेटर बोलेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे जो ये नजर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर जैसा हम लोग थ्योरेटिकली बच्चों को पढ़ाते हैं कि बैराज, जी, क्योंकि मुझे इसके अंदर सर गेट भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बैरियर की तरह भी काम कर रहा है। बैरियर की तरह काम। और अगर हम इन गेट्स को बंद कर देंगे तो ये पूरे तरीके से एक वियर की तरह भी काम करेगा, जैसा हम लोग बच्चों को थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कि ये हमारा क्या होता है, बैराज। और बैराज में हम लोग एक चीज और बता देते हैं, डिटेल में तो आप ही बता पाओगे क्योंकि साइट पर हम लोग जो है आप ही के साथ है और आपने तो इसको बनाया है, कहीं ना कहीं आप तो इसका इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं सर।
तो हम बात करें तो कि बैराज बच्चों वो होता है जो स्लुइस गेट्स को कंसिस्ट करता है। हर एक वो स्ट्रक्चर जिसमें जो है स्लुइस गेट्स कंसिस्ट होते हैं उसको हम लोगों ने क्या पढ़ा है, बैराज। बैराज। तो सर इसको हम एक बैराज की तरह भी देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसको हम क्रॉस रेगुलेटर को बैराज भी कह देखिए सकते सर, हैं। बैराज के साइड में जो है हम लोग रोड भी प्रोवाइड कर देते हैं, ये भी एक एप्लीकेशन दे देते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में। तो क्या ऐसा यहाँ भी है? जी हाँ बिल्कुल, आप ऊपर देख सकते हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पे रोड बनाया हुआ है। अच्छा चलो, जब आगे उस साइड से जाएंगे तो तब एक बार दिखा बिल्कुल देना। बिल्कुल। ठीक है। तो सर आपने जो है क्रॉस रेगुलेटर बच्चों को बता दिया जी। कि कैनाल के बीच में जो बनेगा वो कैनाल ये क्रॉस रेगुलेटर रेगुलेटर हुआ। फ्लो को मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इसके गेट क्लोज कर देंगे, वाटर लेवल राइज हो जाएगा। जितना हमें वाटर डाइवर्ट करना है बिल्कुल उतना हम लोग वाटर लेवल राइज कर लेंगे। डिजायर वाटर लेवल हम लेके आएंगे और फिर अपना हेड रेगुलेट करते हुए हेड रेगुलेटर को हम अपना पानी उधर ले जाएंगे किसी पर्पज से, किसी भी पर्पज से। जी हाँ। डिस्ट्रीब्यूट कर। तो बच्चों आपको क्रॉस रेगुलेटर आज आपको देखने को मिला, बर्म देखने को मिला, और काफ़ी डेप्थ में सर लोगों ने जो है काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। उससे अलग अब हम लोग चलते हैं कि बैराज के साइड में जो हम रोडवे प्रोवाइड करा देते हैं, एक तो वो आपको दिखाएंगे। उसके साथ साथ सर थोड़ा डिटेल में आप डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर को भी दिखाना, जी हाँ, किस बिल्कुल। तरीके से वो वर्क कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कवर कर दीजिए यहाँ पे एफ्लेक्स वाला, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शेप कर्व में यहाँ पर दिया गया है। देखिए अंकुर सर, ये कर्व शेप अधिकतर जितने भी क्रॉस रेगुलेटर बनाए जाते हैं सभी में बनाई जाती है। मतलब ये जो कर्व देख रहे हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर जो देख रहे सॉलिड स्ट्रक्चर में। जी हाँ, हैं ये कर्व शेप का। जैसे मैंने आपको अभी तो कुछ देर logic पहले है सर इसके बाद, जी इसके मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। कुछ देर पहले मैंने एस्केप में आपको कर्व वाला गेट भी दिखाया था, हाँ, कर्व स्लूस गेट जिससे वाटर रुका हुआ था। वाटर रुका हुआ था, वहां पे वो सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, ठीक है। जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मतलब लोड को सहन कर सकता है। यहाँ पे इसका जो पर्पज है वो ये है कि वाटर की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करके हमारी स्ट्रक्चर को डैमेज ना करे, उसके लिए हम लोग ये कर्व शेप में बनाते तो मतलब सर कुछ ऐसा समझ सकते हैं क्या कि इस सॉलिड स्ट्रक्चर का अगर हम एरिया प्लेन रखते, अगर इसको हम रेक्टेंगल शेप का बनाते, कर्व का नहीं बनाते, तो उस केस में क्या होता कि कहीं ना कहीं वाटर प्रेशर ज्यादा आता और ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं ये इसको फेल कर सकता बिल्कुल। अंकुर सर एक चीज और है, तो क्या उसको कम करने के लिए हमने इसको कर्व किया है? जी हाँ, उसको कम करने के लिए भी हमने वाटर इसको का कर्व किया कॉन्टेक्ट है। एरिया कम हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा फ्लो जो है वो टर्बुलेट हो जाता है। अगर आप इसको प्लेन सरफेस रखते तो पानी उस पे टक्कर मारने के बाद में वापस चलता रिवर्स, और उधर से जाने के बाद में इम्पैक्ट तो वहाँ पे टर्बुलेंस भी पैदा होती। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको कर्व रखा हुआ है। तो बच्चों काफ़ी डिटेल में सर ने बताया है। देखो थोड़ा सा मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। सर ने जो बताया कि अगर इस स्ट्रक्चर को हम पूरा प्लेन बना देते, मतलब अब अगर हम इसको रेक्टेंगुलर शेप का बनाते तो उससे एक तो प्रेशर ज़्यादा आता, सेम टाइम पे वहाँ टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता और उससे हमारा कहीं ना कहीं वाटर लॉसेस ज़्यादा होते। तो लॉसेस को बचाने के लिए भी, अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन लाइफ इंक्रीज करने के लिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उसको जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए हमने इस सेक्शन को कर्व्ड दे दिया। उससे क्या होगा कि वाटर का जो कांटेक्ट है, जो वाटर का इंपैक्ट है, उसको आप टेक्निकली पढ़ते हैं एफ्लेक्स। तो एफ्लेक्स क्या होता है कि जितना वाटर राइज करता है एक नॉर्मल लेवल के रेस्पेक्ट में, कब? जब वाटर स्ट्राइक करेगा किसी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पर, तो उसको जो आपने एफ्लेक्स पढ़ा है वो हमारा कम से कम किया जाए, कम से कम हो, उससे हमारा वाटर भी सेव होता है और हमारी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं सेफ रहती है। बिल्कुल सर, तो अब हम बिल्कुल। समझ सकते हैं बच्चों कि इसका जो लॉजिक है कि कर्व शेप को क्यों प्रोवाइड किया है। जो ये बीच में पियर्स हैं या जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर हैं, इनको हमने कर्व शेप का देने का एक इंजीनियरिंग वे में जो इसका रीज़न क्या है, पर्पज़ क्या है। तो बेटा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इंजीनियरिंग को यूज़ किया गया है और बहुत माइनर पॉइंट्स सर कवर कर रहे हैं। सर इस बात के लिए जो है आपको वैसे मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ, और इस चीज़ के लिए मतलब मैं आपके बाद भी अप्रिशिएट करता रहता हूँ कि चीज़ों को बहुत माइनर लेवल पे जाके जो है डिस्कस करना या उसका इन डेप्थ नॉलेज रखना और वो बच्चों को देना, सर वो आपके लिए तो मतलब ये समझ लीजिए अप्रिशिएबल है ही है, बट हम सब के लिए और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल हो जाता है। सर जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा ना, तो उसको क्या होता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत डिफरेंस आ जाता है उसको समझने में। जैसे सर मैं खुद की बात करता हूँ तो इरिगेशन में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, बट मतलब वीक क्या सर, आपका डोमेन नहीं है, मेरा डोमेन नहीं है। बात इतनी है। बात ये है कि मैं जब इस स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ तो मुझे खुद को समझ में आ रहा है कि सर थ्योरी में पढ़ते थे, थ्योरी में सारी चीज पढ़ी हुई है, आज उसकी एप्लीकेशन थ्योरी में बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते एक हैं। चीज़ और सर, कैमरामैन एक बार ये बीच में जो कॉर्नर है, बीच में जो सपोर्ट है, इसमें कॉर्नर पर जो कर्व शेप दिखाई दे रहा है, सेम सर इसको भी हमने सेम इसी जी हाँ, पर्पस जी से हाँ। बनाया है। मतलब वाटर फ्लो में जहां भी हम कोई भी स्ट्रक्चर जूम बनाएंगे करके तो दिखा हम देना उसी बच्चों तरह से को। रखेंगे। तो सर ये तो हम ये समझे कि जब भी
हमें सपोर्ट या कोई भी स्ट्रक्चर को हमें सेव करना है या उसके ऊपर प्रेशर को कम करना है, एफ्लेक्स को कम करना है, तो वहां पर हम ये कर्व सेक्शन प्रोवाइड करा देंगे, कर्व शेप आप प्रोवाइड देखिए जितने भी शिप हैं अपने, हाँ, है ना, वो अपनी बोट्स aerodynamic हैं, shape सब बनाते हैं। इसीलिए वो सब रखा यहाँ पर हुआ है। हमको सर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि शेप जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के एक तरफ भी रखा जा सकता था, लेकिन दोनों तरफ रखा गया है, दोनों तरफ रखा है। डाउन स्ट्रीम में भी अप स्ट्रीम में भी। अभी आप डाउन स्ट्रीम की तरफ से देख रहे हैं, अगर मैं उधर से बात करूं बिल्कुल तो सेम ऐसा शेप उधर रखा है अप स्ट्रीम में, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में। सपोज इधर की तरफ हम इसको वर्टिकल कर देते, क्या होता है कि पानी आता है वहां पर वाटर एडीज फॉर्म होता है और वाटर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप समझे कि वो कितना वहां पर इंजीनियरिंग जो लॉजिक है वो लगाया गया और उसके बाद उस शेप को चेंज किया गया। और इसमें मुझे एक चीज और समझ में आ रही है सर, थोड़ा सा आप ही कंक्लूड करना इस चीज को, जी। कि हमने वहां से जो है इसको कर्व शेप में दिया, वाटर इस तरीके से डाइवर्ट हुआ और आगे जाके वापस हमने उसको इस तरीके से मर्ज कर दिया, तो क्या हो रहा है, वाटर इस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, फर्दर मर्ज हो रहा है आगे जाके, मर्ज ना? हो रहा है, जी हाँ। तो बच्चों ये इतना शानदार, मुझे तो पर्सनली मैं बताता हूँ सर, मुझे तो इतना लॉजिकल लगा, ये बहुत ही अच्छा लगा। ये कर्व सेक्शन जो एक इंजीनियरिंग के लॉजिक जो सर होते जो ये हैं, आप देख रहे हैं ये लगभग 100 ईयर्स पुराना है। अच्छा ये स्ट्रक्चर 100 ईयर्स ओल्ड, इसकी एज 100 ईयर हो चुकी है, और ये ब्रिक वर्क का है। ओके, और इसके ऊपर जो है ये प्लास्टरिंग वर्क किया हुआ है, जी हाँ, मेंटेनेंस जो होता है वो रेगुलर रेगुलर मेंटेनेंस है। बट सर फिर भी 100 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद भी हम समझते हैं कि इसको कितना बड़ी डिजाइन लाइफ के साथ डिजाइन किया गया होगा कि आज भी कहीं ना कहीं उसी लेवल पे मेंटेन है। तो सर अब जो है तो ऐसा मैं ये आपसे कहना चाहूंगा सर, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वज ये सब करते आए हाँ हैं। वो तो सर लॉन्ग टर्म से, आज तो हम सिंपल सी बात है जो फॉर्मूला बन गए हैं बस उनको बच्चों तक बता देते हैं और कहीं ना कहीं भाई चीज़ों को सीख कर फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं। और नो डाउट सर इंजीनियरिंग माइंड है, तो जब फील्ड में आप लोग आते हैं तो वहाँ से और बहुत सारे अपना इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड में आते हैं, तो उससे इंजीनियरिंग अपडेट तो हो ही रहा है ईयर वाइज ईयर। दिन और बेहतरीन होता जा रहा है। नहीं वो बेहतर तो होगा ही। देखो इंडिया में तो जो है आप लोग अगर बात करें या जितने भी हमारे वर्किंग इंजीनियर्स हैं सर, उनके लिए सैल्यूट है, उनके लिए सैल्यूट है जितने भी वर्किंग इंजीनियर हैं, कि हम लोग बड़े इनोवेटिव तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने एक जगह विजिट किया था सर, वहाँ पे भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अब्रोड जितनी भी टेक्नोलॉजी है कोशिश पूरा करते हैं कि उनको सर जो implement बच्चे आज करें। ये वीडियो देख रहे हैं कल ये भी इंजीनियर बनेंगे और हमें पूरा भरोसा है हमसे आगे आएंगे। बिल्कुल, वो नई नई चीज़ सीखें और हो सकता है भाई बहुत सारे बच्चों के बीच कोई ना कोई एक माइंड ऐसा निकल के आएगा, सिर्फ चीज़ों को इनोवेट और ज़्यादा करेगा। नई रिसर्च होंगी। बिल्कुल नहीं सर, सर की तरफ से भी हम सब की तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपके लिए जितना हम बेटर कर सकते हैं, जितना बेस्ट कंटेंट आपको दे सकते हैं या जितना हम आपको विजुलाइज करा सकते हैं घर बैठे हुए, उतना हम पूरा एफर्ट करेंगे। और इसके लिए सर थैंक यू सो मच नहीं सर, कि आपने अपना वर्किंग टाइम दिया। और अंकुर सर मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि उनको विजुलाइजेशन करा रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज थ्योरेटिकल के साथ साथ दे रहे हैं ताकि वो अच्छे से समझ सकें। आइए सर, ये वो सड़क है सर, जो रोड है, जो आप अभी बात कर रहे थे कि इसके साइड में एक रोड बनाई जाती है, वो ये सड़क है। मतलब बैराज के साइड में देखो हमने थ्योरेटिकली क्या पढ़ा है कि सर एक बैराज होता है, बैराज के साइड में हम लोग जो है रोडवे प्रोवाइड कर देते हैं। और जैसा बच्चों सर बता रहे हैं कि ये वो रोडवे है जिसकी हम बात कर रहे थे, बैराज के साइड में जो प्रोवाइड करते हैं। और इस रोड का क्या सर दो तरीके से हम बेनिफिट देख सकते हैं। एक तो कहीं ना कहीं पूरे ट्रैफिक को भाई इधर से उधर डाइवर्ट कर रहा है, तो क्या सर इसका डिजाइन अलग तरीके से किया है या फिर हमने इसी के साथ कुछ बेनिफिट लेने का कोशिश नहीं किया नहीं, इसका डिजाइन रोड का डिजाइन तो हुआ है, बट इसके लिए जो हम लोगों को फाउंडेशन की जरूरत थी वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बैराज की फाउंडेशन है हमने उसी को यूज करके स्लैब डाल के इसको रोड को बना लिया है। और अपना इस एम्बैक्टमेंट से उस दूसरे एम्बैक्टमेंट में embankment जाने पर के लिए। और दूसरा ये होता है सर कि ये अपना मैकेनिकल ऑपरेटेड अपना ये गेट्स हैं, जो स्लूस गेट्स हैं, तो इनको ऑपरेट करने के लिए इनमें ऊपर मोटर पंप मोटर वगैरह लगे हुए हैं, तो उनको भी हम लोगों को बार बार इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है और उनको रेगुलेट भी करना पड़ता है। मतलब तो कभी उसके इधर लिए से भी ये उधर necessary जाना है, कभी उधर से जी इधर हाँ। आना है, तो उसमें मतलब ये आम जनता के लिए तो है ही तो है। बच्चों एक और यहाँ से बहुत शानदार पॉइंट आपको मिलता है कि जो बैराज के साइड में आप अक्सर रोडवे देखते हैं, उसके पीछे एक रीजन तो ये है कि इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन के लिए मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट को कवर करने के लिए क्या होता है, कहीं ना कहीं ये रोड अपने लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा कि सर जो सपोर्ट है, जो बैराज बनाने के लिए जो हमारे गेट जहां पर सपोर्टेड है,
उस सपोर्ट को ही यूज करते हुए हमने कहीं ना कहीं रोडवे कंस्ट्रक्ट कर लिया। Exactly. तो ये एक और इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा लॉजिक यहाँ पर समझ में आया, या एक ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग में कहूँगा इसको अगेन। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यूज हुआ। ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो या इंफॉर्मेटिव पॉइंट आपने सर बच्चों को बताया। जी बिल्कुल चलिए, सर। अब सर इसमें जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा था सर, क्रॉस रेगुलेटर की आपने डिस्कस कर लिया, बैराज के बारे में बात हो गई, बैराज के जो है कहीं ना कहीं उसके लेंथ के अलोंग बात करें तो रोडवे की बात हो गई, जी। बर्म आपने डिस्कस कर लिया, फ्री बोर्ड डिस्कस कर लिया। अब एक पॉइंट बचता है हमारा, जो अपना डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है, जी बिल्कुल। तो उसकी और आप एक बार विजिट कराइए और उसका वर्किंग आप बताइए। बस सर बिल्कुल, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हम लोग क्या है यहाँ पे 1320 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट बन रहा है टीएचडीसी के अंतर्गत। ठीक है। तो वहाँ पे स्टीम के लिए उनको कूलिंग वाटर की ज़रूरत है और स्टीम बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है। ठीक तो वो पानी इस अपर गंगा कैनाल से 43 क्यूसेक जो है यहाँ से लिया जा रहा है। तो मतलब ये समझे कि अपर गंगा कैनाल जो हमारा मेन कैनाल है, हम टेक्निकली थोड़ा सा मेन कैनाल पर बात कर लेते हैं। मेन कैनाल से हमने वाटर को डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट किस पर्पज से करना है कि भाई वहां पर जो है अपना थर्मल पावर प्लांट है। तो बच्चों, थर्मल पावर प्लांट तक वाटर को डाइवर्ट करने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, जिसमें एक क्रॉस हेड रेगुलेटर है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। अच्छा, ये है जी। तो सर इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर बोलेंगे। बिल्कुल सर। बच्चों, ये जो आप देखते हैं कि ये क्रॉस हेड रेगुलेटर, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये वाटर का लेवल राइज करेगा, गेट क्लोज होंगे, वाटर लेवल राइज करेगा और हमें उतना ही वाटर यहाँ पर राइज करना होगा जितना वाटर हमें डाइवर्ट करना है। और बच्चों, उतना ही वाटर हमें डाइवर्ट करना होगा जितना आगे रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ से ये इसका जो पर्पज है, इसका जो यूज है, वो केवल और केवल वाटर को डाइवर्ट करने का है, ठीक है, रेगुलेट करने का है ना। तो सर ये है वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें सर ये जो गेट लगा हुआ है जी, इसका ओपन और क्लोज प्रोसेस की बात करें तो अप एंड डाउन हो गया सिंपल जी। बट ये अभी कितना ओपन है? अभी ये लगभग 50 से 60 mm, 50 से 60 सेंटीमीटर जी। तो मतलब आधा मीटर जो है, आधा मीटर ये खुला हुआ है सीधा अभी। मान के चलते हैं। अच्छा, इसको क्या सर ऐसा देख सकते हैं, ये जो ऊपर बच्चों हाँ आप देख बिल्कुल, रहे हो, ये जितना इसमें आपको दिखाई दे रहा है उतना ही खुला हुआ है। बच्चों ये जो आप देख रहे हो, जितना अभी यहाँ पर ये वर्किंग आपको ये अलग कलर का नजर आ रहा होगा, इसका मतलब सर ये इतना ओपन है। और अगर हम इसको बंद कर देंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो केवल दिखाई देगा। ओके, तो मतलब बात ये है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर होता है वो भी बच्चों आपने देखा। और सर ने बताया कि हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जितना आगे रिक्वायरमेंट है उतना वाटर डाइवर्ट करते हुए। अच्छा सर, ये आगे वाटर कहाँ पर जा रहा है? सर आगे हम लोगों ने यहाँ पे पीएसटी बनाई हुई है, प्री सेडिमेंटेशन टैंक। अच्छा, जिसको हम लोग प्री सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है तो सर। इसमें जो सिल्ट होती है तो वहाँ पे सिल्ट का सेडिमेंटेशन हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद में एक पंपिंग स्टेशन बना हुआ है। सेडिमेंटेशन टैंक के बाद में पंपिंग स्टेशन में वाटर पहुंचता है और वहां से सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हुए हैं। Okay. वो सेंट्रीफ्यूगल पंप वाटर पंप करते हैं और वो राइजिंग मेन, पंपिंग मेन जो है 12 किलोमीटर दूर जाके टीएचडीसी कैंपस के अंदर जो रिजर्वायर बना हुआ है उसको फीड करता है सर। तो मतलब वहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट में सर जो वाटर चाहिए वो कहीं ना कहीं बच्चों हम लोगों ने आपको बताया है, हम लोगों ने आपको पढ़ाया है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमेशा आपको सॉफ्ट वाटर भेजना होता है या फिर एक थोड़ा क्लियर वाटर भेजना होता है जी। तो सिल्ट फ्री वाटर हम कह सकते हैं। तो सिल्ट फ्री के लिए क्या किया हुआ है, जितना सर ने बताया है कि यहाँ से वाटर को डाइवर्ट किया, सिल्ट को रिमूव करने के लिए, सेटल डाउन कराने के लिए हमने पीएसटी दे दिया। पीएसटी के बाद फिर पंप हमने यूज कर लिया जिससे वाटर आगे एक फिक्स डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग पंपिंग आउट होगा, पुशअप होगा। जैसे वाटर उस पंप हाउस के बाद पाइपलाइन के थ्रू हम लोग डिलीवर करेंगे कहां पर? रिजर्वायर में। रिजर्वायर में। और रिजर्वायर से वाटर पहुंचेगा सर हमारा क्लियर वाटर टैंक, क्लियर वाटर रिजर्वायर में, क्लियर वाटर रिजर्वायर में। और क्लियर वाटर के बाद थर्मल पावर प्लांट में जहां पे उसका यूज होना है। तो बच्चों कितना ब्यूटीफुल तरीके से इंजीनियरिंग को कहीं ना कहीं यूज किया हुआ है, पूरा चेन आपको समझ में आया होगा। जैसा कि अभी बताया, एक बार मैं और इसको कंक्लूड कर देता हूं जल्दी से। जी बिल्कुल सर। बेटा ये मेन कैनाल से हमने वाटर डाइवर्ट कर लिया इस अपना हेड रेगुलेटर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है। डाइवर्ट करने के बाद इसके अंदर अभी सिल्ट है क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं एक नेचुरल चैनल से रो वाटर है, बिल्कुल रो वाटर है। तो इसके अंदर सिल्ट है। सिल्ट को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ाई की है, क्या पढ़ते हैं,
पीएसटी प्री सेटलिंग टैंक, प्री सेडिमेंटेशन टैंक, वहाँ पर कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, जनरली प्लेन सेडिमेंटेशन ही करते हैं। उसका मतलब कोई वहाँ पर एक जो नेचुरल ग्रेविटी फोर्स है उसके अंडर ही वाटर ये पार्टिकल सेटल कर जाएंगे, सिल्ट रिमूव हो जाएगा, सिल्ट रिमूव होने के बाद हमारा वाटर क्लियर हो जाएगा, क्लियर के बाद हमें उस वाटर को पंप की हेल्प से आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर आगे भेजना है। पंप की हेल्प से हमने पानी को आगे भेज दिया, एक आगे बना हुआ है रिजर्वोयर, और उस रिजर्वोयर में अब जो वाटर पहुंचेगा वो एक क्लियर वाटर पहुंचेगा और उस क्लियर वाटर को हम लोग आगे यूज करेंगे अपने थर्मल पावर प्लांट में। तो ये चैन आपको समझ में आ चलिए गया सर, मैं आपको पीएसटी भी दिखा देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी अगर बच्चों को इसके बाद पीएसटी देखने को मिले और पंपिंग हाउस। तो बच्चों हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए पीएसटी कैसे वर्क करता है, कैसे पंपिंग हाउस वर्क करता है और किस तरीके से ये जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट को यहाँ असेंबल किया गया है, पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसको हम आगे डिटेल में सर डिस्कस करते हैं। और बाकी अगेन मैं सर के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि इतना डेप्थ में आपको रिलेट कर दिया सर ने, प्रैक्टिकल चीज़ों को थ्योरेटिकली रिलेट कर दिया जो अभी तक आप और हम केवल और केवल बुक्स में पढ़ते आए हैं। तो और अभी और भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सर पंपिंग हाउस की विजिट कराएं। बिल्कुल सर, मैं अभी आपको दिखाता हूं सर। विजिट कराएं। तो मोहित सर जैसा मुझे अभी नज़र आया कि ये मुझे स्क्रीन जैसा नज़र आ रहा है, जैसे हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं कि स्टार्टिंग में फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग एक स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं, उसमें स्क्रीन यूज़ करते हैं और स्क्रीन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील बार्स है। तो ऐसा हम लोगों ने थ्योरेटिकल बच्चों को पढ़ाया और मुझे बिल्कुल ये वही दिखाई दे रहा है। तो क्या जी सर, बिल्कुल ये स्क्रीन ही है। ये वही स्क्रीन ये स्क्रीन है, ये मैनुअल स्क्रीन है, ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रोकने के लिए। और इसमें जो है हम लोगों ने MS का बनाया हुआ है इसको, और जो इसमें स्पेसिंग रखी हुई है हमने 30 mm रखी हुई है। 30 mm जी हाँ। तो मतलब स्पेसिंग इसका 30 mm हो गया। और जैसे बच्चों इंक्लाइंड प्लेट्स हैं, हाँ। तो कोई भी पार्टिकल 30 mm से कम भी होगा तो भी इंक्लाइंड होने की वजह से इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके। और जैसा बच्चों सर ने बताया कि हम लोग जो इसको मैनुअल स्क्रीन बोल रहे हैं, तो सर क्या मैनुअल स्क्रीन से मतलब ये है कि इसकी जो क्लीनिंग है वो सेल्फ मैनुअल होगी, ऑटोमेटिक क्लीनिंग जी हाँ। नहीं है, इस वजह से हमने इसको मैनुअल बोला। अगर ये ऑटोमेटिक स्क्रीन होता तो इसमें पुली चलती, बिल्कुल। और वो अपना एक बार आइए और इधर से आप दिखाइए कि फ्लोटिंग इम्प्योरिटी देखो किस तरीके से इधर रुका हुआ है। इस साइड से आप दिखाइए, क्योंकि अप स्ट्रीम साइड सर ये हो गया जी, ये वो डाउन स्ट्रीम है। तो बच्चों देखो आप कैसे अप स्ट्रीम साइड से कैसे इम्प्योरिटी यहाँ पर रुका हुआ है, और उधर क्लियर वाटर जा रहा है, और उधर आगे क्लियर वाटर जा रहा है। तो बेटा फ्लोटिंग इम्प्योरिटी और लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज को कहीं ना कहीं पहले ही रोक लिया गया। जैसे ही वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज को यहीं पर रोक लिया। तो आज आपको एक स्क्रीन भी देखने को मिला कि स्क्रीनिंग कैसे होता है और स्क्रीन का यूज़ कैसे करते हैं, कब करते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर वाटर है, यहाँ पे बहुत सारी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज आ रही हैं जो यहाँ पर रुक गई हैं। और इसमें भी जो सिल्ट है वो पीएसटी में जाके उसकी भी डिसिल्टिंग हो जाएगी। तो ये तो लार्जर इम्प्योरिटीज हो गई, जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज है वो पहले रुक गई, और जो हमारा जो माइनर इम्प्योरिटीज हैं या जो पार्टिकल्स हैं उसमें, हाँ वो वहाँ आगे पीएसटी में। जी हाँ बिल्कुल। तो बच्चों ये तो और भी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो गया और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन गया। ये तो ऐसे ही हम अभी आगे पीएसटी की तरफ मूव कर रहे थे तो एकदम स्क्रीन नज़र आ गया। तो सर थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको पीएसटी दिखाता हूँ। चलिए पीएसटी देखते हैं सर। सर ये जो गेट दिखाई दे रहे हैं, एक इस साइड दिखाई दे रहा है, एक इस साइड दिखाई दे रहा है, जी दोनों सर। जो गेट दिखाई दे रहे हैं सर, ये दो गेट एक साथ प्रोवाइड किए गए, इनका क्या पर्पज है? जी और मैं ये कौन- बताता हूँ किस सर। टाइप के गेट है? ये दोनों ही स्लूस गेट हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव हेड रेगुलेटर देख ही लिया है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव हेड। उसके बाद में स्क्रीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये क्लियर वाटर है, कोई फ्लोटिंग इम्प्योरिटी इसमें नहीं है। नहीं है। अब यहाँ आके हम लोगों ने 2 पीएसटी बनाई हैं। ये उन दोनों का कॉमन चैम्बर है, ओके, इनकमिंग चैम्बर है, मतलब जंक्शन है, ये जंक्शन जंक्शन है। और इस जंक्शन में दोनों जगह स्लूस गेट लगे हुए हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक पीएसटी अपनी स्टैंड बाई रहेगी, एक पीएसटी अपनी वर्किंग रहेगी। अभी सर वर्किंग वो है, जी हाँ, देख सकते हैं वो वर्किंग है, ये क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड है। मतलब सर ओवरऑल ये है कि वहाँ से जो पानी आ रहा है वो जो क्लियर जितना भी हम वहाँ पर रोक पाए इम्प्योरिटीज को वहाँ रोक दिया। उसके बाद यहाँ पर एक कॉमन चैम्बर हो गया जहाँ पर पानी है। अब हमें इसमें इस पीएसटी में भेजना है, इस पीएसटी में भेजना है, अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन है जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम भेज देंगे। ये स्लूस गेट के माध्यम से ये किया जा रहा है। वाटर को यहाँ पे हम जो रेगुलेट कर रहे हैं वो स्लूस गेट से कर रहे हैं, और जो पीएसटी में फंक्शनल रखनी है। तो सर अब आगे हम पीएसटी का डिस्कशन करते हैं। जी बिल्कुल सर, अब मैं आपको वहीं पे लेके जा रहा हूँ। पॉइंट्स ऑफ एडीज इसका थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं।
पॉइंट नीचे अच्छा आपको एडीज नजर आ रही ये है गेट के कॉर्नर्स पे। गेट के कॉर्नर्स पर जो गोल गोल पार्ट बन रहा है वहां पर, तो वो यहाँ पर आप एडीज हाँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल, एक ही जगह पर देखें तो 3 जगह आपको एडीज नजर आ रही है, एक कोने में, एक मिडिल में और एक एक इस दूसरे कॉर्नर corner में। ठीक है। हाँ तो जब लेकिन गेट हमने क्या है कर्व में दिया था, हाँ तो वहां पर आपको सिर्फ एक पॉइंट पर नजर आ सकती है जो कि इंसर्ट कर रहा था बीच में, मिडिल में, मिडिल में, क्योंकि वो कर्व में था। ठीक है। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर जहां भी कॉर्नर्स अवेलेबल होंगे वहां पर हमें एडीज मिलेगी। मिलेगी। और इसीलिए हमने वहां पर जब बात की थी तो वहां पर जो गेट है वो जो हमने राउंड शेप में प्रोवाइड किया था, कर्ड शेप में, तो कर्ड शेप जब प्रोवाइड किया था वहां पर हमें एडीज कम मिल रही थी। कम मिल रही थी। मतलब एडीज को कम करने के लिए के भी हम लिए ही कर्ड गेट हाँ, हम प्रोवाइड करते हैं। कॉर्नर्स कम कर देते हैं बेसिकली। तो सर मोहित सर, जैसा मैं सामने देख पा रहा हूँ एक गेट है, और ये स्लुइस गेट जैसा अभी आपने बताया, और ये गेट क्लोज है। जी अभी इसमें कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। ये हम मुझे एक टैंक नजर आ रहा है, जी हाँ, जिसको अभी आपने पहले मुझे बताया भी था कि ये पीएसटी है। हाँ हाँ, ठीक है। तो सर पीएसटी का मतलब, जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया है कि जो सिल्ट है या जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए हम लोग प्री सेटलिंग टैंक प्रोवाइड बनाते करते हैं। हैं, जी। अल्टीमेटली यहाँ पर हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। हैं। बट अभी इसमें फ्लो कंटिन्यू नहीं है, और इसके साइड से अभी हमने देखा कि ये एक कैनाल जा रहा है, मतलब एक चैनल जा रहा है। जी हाँ, जी इस चैनल के थ्रू जो है फिर आगे वाटर कहाँ जा रहा है? हाँ सर, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे या कहीं पे भी जब भी हम लोग पीएसटी का निर्माण करते हैं तो एक साथ 2 पीएसटी बनाई जाती हैं। एक पीएसटी हमेशा वर्किंग रहती है, एक पीएसटी स्टैंड बाई रहती है। ओके, ये वही स्टैंड बाई की बात कर रहे हैं कि जैसा हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं कि जब एक की क्लीनिंग होती है, जब जी एक हाँ। सेटलिंग टैंक की बच्चों क्लीनिंग होती है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि दूसरा वर्क करता है, और इसीलिए हमने दूसरा यूनिट स्टैंड बाई यूनिट प्रोवाइड किया स्टैंड जाता बाई है। यूनिट तो प्रोवाइड किया जाता है। ये वही है। तो सेम डायमेंशन रहेगा। सेम डायमेंशन के 2 पीएसटी हैं, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, दोनों का डिजाइन सेम है। चूंकि यहाँ पे जगह कम थी, हमारे पास पे यहाँ पे स्पेस अवेलेबल नहीं था, तो दोनों पीएसटी हमने जोड़ा तो अभी भी पैरेलल है, बट वो दिखाई शेप में देता है। तो एक पीएसटी 1 है जो डायरेक्ट चैनल से जुड़ी हुई है, ये चैम्बर से जुड़ी हुई है, ये पीएसटी 1 है। तो इसके साइड्स में हम ये चैनल लेके गए हैं। ठीक है। ये जाके जो दूसरी पीएसटी है, पीएसटी नंबर 2, उसमें जाके कनेक्ट होती है। ओके, अभी वो वर्किंग है, मतलब वो वर्किंग क्योंकि है। सर अभी मुझे यहाँ से कोई भी फ्लो नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी ये स्टैंड बाई ये स्टैंड बाई है, वो वर्किंग है, मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ठीक है सर। अब मुझे वर्किंग, अच्छा सर इसकी डायमेंशन पर अगर बात करें थोड़ा। डायमेंशन सर जो है ये 120 मीटर इसकी लंबाई है और 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें इसका बॉटम स्लोप है वो आगे की तरफ ऊपर उठता जाता है, तभी ये पार्टिकल सेटल होते हैं। ओके, मतलब इसका जो फ्लोरिंग है वो फ्लोरिंग एक कांस्टेंट लेवल नहीं है, इधर डेप्थ ज्यादा है, और जैसे ही हम इसके आउटगोइंग की तरफ हम जाते हैं, डिस्चार्ज की तरफ जाते हैं, आउटलेट की तरफ जाते हैं, तो ये इसका फ्लोरिंग लेवल जो है वो बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो क्या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, एक स्लोप दे दिया जी, और उस स्लोप के थ्रू जो है जो सिल्ट है वो हमारा वहीं पर सेटल हो गया, और उसके ऊपर जो क्लियर वाटर है वो आगे बढ़ता वो रहा, आउटलेट के थ्रू आगे पास होता रहा। ठीक है, आगे चाहे फर्दर किसी भी जी हाँ, यूज के लिए। इसमें यहाँ में मतलब इसके इनकमिंग में इनलेट में और आउटलेट में लगभग 1.5 मीटर का डिफरेंस है। मतलब 1.5 मीटर वहां पर अप है, राइज है। तो बच्चों इस स्लोप को आप कैलकुलेट करके बताइए, आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि 120 मीटर लेंथ है और वर्टिकल जो राइज है वो 1.5 मीटर सर ने बताया। तो सोचकर बताइए कि यहाँ पर ये स्लोप कितना होने वाला है। एक तो आप स्लोप कैलकुलेट करिए, और दूसरा क्या है कि अब हम लोग चलते हैं कि कौन सा पीएसटी जो है वो वर्क कर रहा है, जैसा सर अभी विजिट कराएंगे। पीएसटी 2 अभी वर्किंग है, फंक्शनल है। और बेटा जैसे हम जब डिजाइन करते हैं तो पीएसटी की डिजाइनिंग में हम लोग क्या सीखते हैं कि उसकी डायमेंशन एस्टिमेट करना, और डायमेंशन जो एस्टिमेट होती है, यानी सरफेस एरिया की बात करें, लेंथ और विड्थ की बात करें, वो हमारा सरफेस ओवरफ्लो रेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जी, एक फिक्स ओवरफ्लो रेट के अकॉर्डिंग हमने डायमेंशन कैलकुलेट किया, सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, जिसके अंदर लेंथ और विड्थ होती है। और यहाँ पर जो लेंथ इसका बता रहे हैं 120 मीटर सर ने बताया, विड्थ जो है वो सर 20 मीटर है, 10 मीटर इसका विड्थ है। तो ये आपका सरफेस एरिया होगा। इस तरीके से डायमेंशन डिजाइन करना थ्योरेटिकली आपने सीखा था, प्रैक्टिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएसटी यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड है। अब इसका वर्किंग भी आपको पता चल गया कि यहाँ पर अल्टीमेटली सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही सेटल हो रहे हैं। एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर देता चाहता हूँ
कि बच्चों यहाँ पर कोगुलेशन एडिड सेडिमेंटेशन नहीं है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये होगा कि केमिकल को ऐड करके हम लोग जो है पार्टिकल को सेटल करा रहे हैं, फ्लोक बना के सेटल करा रहे हैं, बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर केवल प्लेन सेडिमेंटेशन कराया जा रहा है। सेडिमेंटेशन सिंपल, जो नेचुरली अंडर ग्रेविटी एक्शन जी, पार्टिकल जो सेटल होंगे वो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, जो आपने पढ़ा भी है। और यहाँ पर ये प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक भी आप इसको बोल सकते हैं। और पीएसटी इसीलिए बोला है प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब ये है कि यहाँ पर हम इनिशियली सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं फर्दर वाटर को कहीं यूटिलाइज करने के लिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सर। यूज करने से पहले हम लोग इसको क्लीन कर रहे हैं। और सर ने स्क्रीन भी दिखा दिया। चलिए सर एक बार मुझे पीएसटी और बच्चों के लिए जी हाँ, मैं फंक्शनल पीएसटी है, पीएसटी 2 मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। ठीक है, चलते हैं सर। आइए सर। त्यागी सर, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये हमारा कॉमन कलेक्शन चैम्बर है जिसमें पीएसटी 2 यहाँ से आगे डायरेक्ट कनेक्ट होती है, और पीएसटी 1 जैसा कि आपने देखा था 2 के लिए वहां से एक चैनल निकली थी। ठीक है, पीएसटी 1 के बाद ये वाली चैनल यहाँ पे आई है और जो इस कलेक्शन चैम्बर पे आती है। तो मतलब सर पीएसटी 1 से जो वाटर आएगा वो तो वो इस चैम्बर इस से गेट आएगा। से आएगा, और जो पीएसटी 2 से आएगा सर वो डायरेक्ट यहाँ से आएगा। ठीक है। अभी जैसा मैंने आपको वहाँ बताया था कि पीएसटी 1 अपनी स्टैंड बाई है, तो आप देख लीजिए इधर गेट भी बंद है और चैनल में पानी भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये फंक्शनल है तो इससे लगातार फ्लो जा रहा है। और ये सामने हमारा पंपिंग स्टेशन बना हुआ है जिसमें बीच में चैनल भी लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है। तो वहां से क्लियर वाटर पंपिंग स्टेशन के अंदर पहुंच रहा है। तो मतलब सर यहाँ पर जो हम समझ पाए हैं कि एक पीएसटी हमारा पहले था जी, उसके बाद दूसरा पीएसटी हमारा ये है जी, जो अभी आपने बताया। बिल्कुल ये वर्किंग में है जी, ये वर्किंग में है। और इसमें जो है बच्चों एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये गेट ओपन है, और अगर ये गेट ओपन है तो फ्लो कंटिन्यू है। तो यहाँ से एक पॉइंट मैं आपको बच्चों क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पीएसटी है हमारा, ये जो हमारा पीएसटी है, ये कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक का कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप का सेडिमेंटेशन टैंक है जिसमें फ्लो कंटिन्यू है। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि दो टाइप के टैंक पढ़ते हैं, एक फिक्स टाइप टैंक पढ़ते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक पढ़ते हैं जिसमें फ्लो हमेशा कंटिन्यू रहता है और सेडिमेंटेशन भी होते रहता है। जैसे सर ने बताया कि सेडिमेंटेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ स्लोप दिया हुआ है, तो वो स्लोप क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक राइजिंग स्लोप है, और राइजिंग स्लोप की वजह से पार्टिकल सेटल हो जा रहे हैं और फ्लो कंटिन्यू है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसका कोई डिटेंशन यहाँ पर जो है एक लंबे टाइम के लिए वाटर को स्टिल किया जाएगा या रोका जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पीएसटी कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप का जी बिल्कुल टैंक है। सर आप देख सकते हैं कि केवल इसकी अपर लेयर से ही वाटर फ्लो हो रहा है। हाँ, मतलब जो हमारा क्लियर वाटर है। जी हाँ, जो ये स्लूस गेट लगा हुआ है, इस स्लूस गेट का जो लेवल है वो जो वहां से इनलेट का लेवल है उसमें तो डिफरेंस है, उसी के वजह से कि जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो बीच में सब सेडिमेंट हो जाएंगे और सब ऊपर से पानी केवल क्लियर वाटर सीधा जाएगा। तो बच्चों बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि देखो जब स्टार्टिंग से हमारा स्लोप राइजिंग है, स्टार्टिंग से वाटर आ रहा है, सेडिमेंट रुकते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर क्लियर वाटर है, और क्लियर वाटर को आगे फर्दर पास करने के लिए यहाँ पर जो स्लुइस गेट दिया हुआ है, इसका लेवल केवल कहाँ तक रखा है बच्चों, इसका लेवल केवल कहाँ तक रखा है, जो हमारा बेड है, बेड के ऊपर कहीं ना कहीं इस लेवल को रखा है जिससे केवल क्लियर वाटर आगे पास हो रहा है। और बहुत अच्छा सर ने दिखाया सेम टाइम पे कि आगे यहाँ पर अभी देखा आपने आगे भी स्क्रीन भी लगाया हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है। तो सर ये जो स्क्रीन है ये हमने पहले भी देखा था। जी हाँ, तो फ्लोटिंग इम्पेरिटी कुछ वहां पर भी रुक गया था। जी बिल्कुल, कुछ फ्लोटिंग इम्पेरिटी अब हम लोग यहाँ पर रोक लेंगे। सर बाई चांस अगर पीएसटी में आंधी तूफान चलने की वजह से कोई आ जाता है बिल्कुल, तो वो अपना पंपिंग स्टेशन में पहुंचने से पहले ही हम वहाँ पे उसको टैप कर लेंगे। मतलब ये है कि एक बार हमने रिमूव कर लिया और इन केस अगर कुछ फ्लोटिंग इम्पेरिटी ऐड हो गया, देखो हो सकता है कुछ भी ऐसे ऊपर से ओपन है बिल्कुल, तो ये गिर सकता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर रोक लेंगे और फिर आगे क्लियर वाटर अगेन भेजेंगे पंप में, पंपिंग स्टेशन और में। पंपिंग स्टेशन में जो वाटर अब जा रहा है सर, एक तो सिल्ट फ्री जा रहा है बिल्कुल सर, और दूसरा फ्लोटिंग इम्पेरिटी के लिए तो बार बार बीच बीच में हम लोग स्क्रीन यूज कर ही रहे हैं जी। तो बच्चों इतना अच्छा एप्लीकेशन आपको आज देखने को मिला, किस तरीके से प्लेन सेडिमेंटेशन वर्क कर रहा है, किस तरीके से। अच्छा एक चीज और सबने अभी बताया, ये जो दो गेट हैं इसमें एक गेट क्लोज है, का है, एक पीएसटी 1 का है, एक पीएसटी 2 का है। पीएसटी 1 का क्लोज है क्योंकि वो स्टैंड बाई पे भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से सर आपने क्लियर किया। तो सर अब जो वाटर आगे पंपिंग स्टेशन में जो जा रहा है, हमारे पंपिंग हाउस में जो, चलिए सर मैं आपको पंपिंग स्टेशन भी दिखाई देता हूँ। पंपिंग स्टेशन आप दिखा दीजिए। चलिए तो बच्चों अब सर के साथ हम चलते हैं पंपिंग स्टेशन, पंपिंग हाउस जिसको आप बोलते हैं,
शुभम सर वहाँ किस तरीके से पंप, कितने कैपेसिटी के पंप यूज हुए हैं, हमारे बच्चों को वो देखने को कौन सा मिलेगा। पंप यूज हुआ है बिल्कुल। और सर कौन कौन से वॉल यूज होते हैं वहाँ पर? अच्छा ये भी सर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, सब कुछ ठीक है, मिलेगा। तो आप अब हमें वॉल और पंपिंग हाउस विजिट सर ये जो अपना प्रोजेक्ट है इसमें सभी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप सबसे पहले आप कैनाल पे आए, वहाँ बिल्कुल ओपन चैनल है, वो कैनाल है, वो इरिगेशन का पार्ट है। उसके बाद में आप सेडिमेंटेशन आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। फिर आप पंपिंग से पंप देखेंगे तो वो फिर आपका जो है एक मैकेनिकल का काम हो गया। बिल्कुल, मतलब वो कहीं ना कहीं बच्चों को अगर हम पंप की बात करें तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन है, एक यूनिट है। बट अच्छी बात ये है एक सिंगल जो है वीडियो में आपको बहुत सारे यूनिट्स देखने को रोड मिले आपने हैं। देख लिया और आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन भी साथ में आपने दिखा दिया। तो ओवरऑल बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सर मैं तो समझता हूँ कि एक वीडियो में इतने सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इतने सारे वर्किंग यूनिट्स एक साथ सर मिलते नहीं हैं, मिलते और नहीं एक हैं। साथ सारी चीज़ों को कनेक्ट करके लाना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर वहाँ पर हमने सबसे पहले वो सारी चीज़ें बिल्कुल, देखी, बिल्कुल। फिर एक एक चीज़ को कनेक्ट मतलब- करते हैं, अब एट द एंड पंपिंग स्टेशन, और ये पानी कैसे ट्रांसफर होगा आगे ये भी हम यहाँ पर देख कितना सकते हैं। एफिशिएंट तरीके से सभी यूनिट्स को यूज किया गया है। ठीक है सर, सर, अब सबसे चलते बड़ी बात यह है कि आज आप ऐसे दिन आ रहे हैं कि आज सारा का सारा जो हमने आपको अपनी स्कीम दिखाई है वो फंक्शनिंग में है, Functioning वो चल रही है। आज हमें पानी की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पंप भी चल रहे हैं। नहीं सर, इसके तो लिए वहाँ से तो- हेड रेगुलेटर से लेके पीएसटी तक और आगे पंपिंग स्टेशन सब कुछ चालू है। इसके लिए तो सर हम आप ही को थैंक यू करेंगे, क्योंकि ये वर्किंग है तो सिंपल सी बात है, आपके पास भी टाइम बहुत कम होता है, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओवर दैट आपने टाइम दिया और बच्चों तक ये प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंची है, तो ये तो सब लकीली सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर। और पंपिंग हाउस चलिए। दिखाइए सर। आज हम कंप्लीट पंप स्टेशन का विजिट करेंगे। पंप स्टेशन में कौन कौन से वॉल यूज होते हैं और उसकी क्या फंक्शनिंग होती है, कौन सा पंप यूज होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है, तो आज इन सब के बारे में हमें बताने वाले हैं मोहित सर। चलिए मोहित सर, देखते हैं कि आइए पंप सर। स्टेशन की क्या वर्किंग होती आइए सर, नीचे चलना पड़ेगा उसके लिए आपको। जी मैं सर, बिल्कुल। पंपिंग फ्लोर पे आपको लेके चलता हूँ। है। आराम। देखिए शुभम सर, जी सर। अंकुर सर, अब हम पंपिंग स्टेशन में अंदर आ चुके हैं। जिस फ्लोर पे ये पंप वगैरह इंस्टॉल्ड हैं इसको हम बोलते हैं पंपिट फ्लोर। पंपिट फ्लोर। जी हाँ, हाँ। और इस फ्लोर के नीचे अपना सम्प बना हुआ है, हाँ। जिसकी डायमेंशन है 16 मीटर इंटू 14 मीटर। 16 मीटर इंटू 14 मीटर जी का हाँ। एक बना हुआ है सम्प। सम्प बना हुआ है। इसके नीचे जब आप वहाँ PST 2 के सामने कॉमन चैम्बर पे खड़े होकर देख रहे थे तो वो चैनल एक पंपिंग स्टेशन की ओर आती हुई दिखाई दे रही हाँ। थी। वो चैनल आके इस पंपिंग स्टेशन में जुड़ती है। मतलब जो पंपिंग वो PST 2 देख रहे थे वहाँ हाँ। उसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर जो यहाँ सम्प आता है। उससे है। और जहाँ हम खड़े हैं हाँ। इस फ्लोर के नीचे वो सारा पानी इकट्ठा हो रहा है। चैम्बर चैम्बर इसके है नीचे एक प्रॉपर चैम्बर बना हुआ है। 16 बाई 14 मीटर का। अब इस चैम्बर में हमने 6 पंप इंस्टॉल किए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पंप हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, और एक जो पंप जो है उसके साथ जो मोटर अटैच है वो 100 HP की है। 100 HP की मोटर 100 attached HP है। की मोटर है। और जो इस पंप का डिस्चार्ज है वो 19,500 19,500 जो लीटर पर मिनट उसका डिस्चार्ज है। 500 लीटर पर एक पंप का डिस्चार्ज है पर मिनट। हमने यहाँ पर कितने पंप लगाए हैं सर? हमने यहाँ पे 6 पंप इंस्टॉल किए हुए हैं। उधर की साइड जो है उसको हम सक्शन साइड बोलते हैं, जहाँ से पानी को सक किया जाता है। फिर वो पंप के इनलेट में आता है, और पंप के आउटलेट से जो पाइप निकलता है इसको हम डिलीवरी पाइप बोलते हैं। दोनों ही यहाँ पे हमने जो सक्शन साइड और डिलीवरी साइड है वो आपको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। किसी भी पंप को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले सक्शन साइड उसके पंप के इनलेट में जुड़ता है। उसकी डिलीवरी लाइन में सबसे पहले हम एक NRV का इंस्टॉलेशन करते हैं, जिस पे आपका पैर रखा हुआ है। ये नॉन रिटर्निंग वाल है, जिसको आप रिफ्लेक्स वाल भी बोलते हैं। अच्छा, मतलब ये वही ये reflex wall वो, है। जी हाँ, तो मतलब ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा। ये सिंगल डायरेक्शन में फ्लो कराता है। जैसे ही पंप बंद होगा या उधर से बैक फ्लो आएगा तो इसका गेट अपना आप बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो मतलब अगर हम इसको अब क्लोज कर दें, अभी फ्लो जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है जी, इधर से इधर जा रहा इस है। डायरेक्शन में जा इधर जा रहा रहा है। है। हाँ, तो अभी इसको क्लोज कर देंगे तो आगे फ्लो नहीं जाएगा। नहीं सर,
कभी भी एनआरवी जो है उसको हम मैनुअली क्लोज नहीं कर सकते। ये अगर फ्लो की डायरेक्शन में है, फ्लो चल रहा है तो ये चलता रहेगा, और अगर रिवर्स फ्लो आएगा तो उसको ये रोक लेगा। नहीं, अगर हम पंप क्लोज कर दें तो ये इधर से इधर फ्लो नहीं जाएगा फिर। हाँ, अगर पंप जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पंप बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ये रिवर्स फ्लो नहीं देगा। फ्लो नहीं होगा। तो सर यही है वो चेक वाल्व जिसको आप देखते हैं कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो को कंटिन्यू कर सकता है, और पंप को बंद करने के बाद जो है वो रिवर्स फ्लो नहीं जाता है। ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद में इसमें हमने लगाया हुआ है, ये है स्लूस वाल्व। ये वाला जो वॉल दिख रहा है ये स्लुइस वॉल है। इसको हम स्लूस वाल्व बोलते हैं। सर ये चेक डैम के चेक वाल्व के डाउन स्ट्रीम साइड में। जी हाँ, ये डाउन स्ट्रीम में स्लूस वाल्व लगा हुआ है। इसका जो काम होता है वो होता है वाटर को रेगुलेट करना। ठीक है। जैसे कि अपने पंप जो है वो 19,500 एलपीएम पे चलता है। ठीक है। उसकी जो सक्शन कैपेसिटी है, उसकी जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है, वो स्लूस वाल्व की मदद से हम लोग घटाया बढ़ा सकते हैं। मतलब ओवरऑल डिस्चार्ज को हम कंट्रोल कर सकते हैं स्लुइस वॉल की हेल्प से। बिल्कुल। जैसे कि अभी हमने 17 मीटर हेड में काम करना है, हाँ। तो हमने इसका गेट वाल्व इतना खोला हुआ है कि केवल 17 मीटर हेड के अकॉर्डिंग ही डिस्चार्ज पास हो। अगर मैं इसको फुल ओपन कर देता हूँ और पंप हमारे फ्रीली पंप करते हैं तो वो ज़्यादा डिस्चार्ज उठा सकते हैं। तो उस तरह से हम लोगों ने रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे स्लूस वाल्व इंस्टॉल किए हुए हैं। स्लुइस वाल्व यहाँ पर, ये स्लुइस वाल्व हो गया, ये चेक वॉल हो गया। तो मतलब चेक वॉल तो जो फ्लो रिवर्स करता है उसको कंट्रोल करेगा, हाँ। और ये हमारे डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के रेगुलेट लिए काम करेगा। करता जी है। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये सर आगे जो वाटर जा रहा है, हाँ जी, यहाँ से आगे जो ये सर मैं आपको बताता हूँ, ये इसको बोलते हैं सर कॉमन हेडर। हमने कॉमन हेडर बनाया हुआ है। जैसे कि अपनी ये जो लाइन है वो वहाँ से 300 की निकल के आई है, 300 mm की, यहाँ पे आके ये 500 mm की हो जाती है स्लूस वाल्व पे आके। तो हमने ये 700 mm डाया का कॉमन हेडर लिया हुआ है। एक कॉमन हेडर में हमने 3 पंप एक साथ जोड़े हुए हैं। पंप नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों कॉमन हेडर में जुड़े हुए हैं। इस कॉमन हेडर में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मतलब ये है कि कॉमन पाइप वो हो गया, सिंपल लैंग्वेज जी, में जी। बात करें, हाँ, एक पंप के थ्रू ये वाटर आ गया, ये इस वाटर पाइप में आ गया। एक ये आ गया और एक वो वाला आ गया। उसके तो थ्रू जाएगा। उस साइड से दिख रहा है, एक वो वाला आ तो गया। तीनों का वाटर इसमें आएगा, और कंबाइंड रूप से फिर सिंगल लाइन हमने डाली हुई है, उससे ये फ्लो हमारा बाहर जाएगा। और तीनों ही वाल्व, तीनों ही पंप के साथ जो हमने स्लूस वाल्व, एनआरवी, ये सब इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपने 2 पंप वर्किंग रहेंगे, एक पंप हमारा स्टैंड बाई रहेगा एक लाइन में। ठीक है। ऐसे ही हमारी ट्विन लाइन जा रही है, एक लाइन इधर है, एक लाइन उधर है। ठीक। 1, 2, 3 पंप एक कॉमन हेडर में जुड़े हुए हैं, 4, 5, 6 एक दूसरे common कॉमन header हेडर में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों कॉमन हेडर के बीच में भी हमने एक स्लूस वाल्व लगाया हुआ है। कि ये है गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। अब आप इसको समझिए। मतलब सर ओवरऑल ये है कि अगर पंप हाउस में अगर देखते हैं तो वो सक्शन साइड हो गई, जी, वहां से पानी उठाएगा, जी। ये आउटपुट हो गया, यहाँ से पानी मिल रहा मिल रहा है। है। यहाँ पर पानी को क्या है, अगर पानी रिवर्स करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्स वॉल लगाए जी, हुए हैं। जी। ठीक है, वापस नहीं जाएगा। उसके बाद उसके डिस्चार्ज जो फ्लो हो रहा है, फ्लो रेट है, उसको कंट्रोल करने के लिए स्लुइस वॉल लगाया जी गया हाँ। है। यहाँ पर जो डाया है उसको आगे जाके कॉमन हेड में इंक्रीज कर दिया गया बिल्कुल सर। है, जिसमें 3 पाइप लगाए गए हैं, मतलब 3 मोटर लगाई गई है, जिसमें से 2 एट ए टाइम आपकी वर्किंग रहने वाली है, एक स्टैंड बाई पर। क्योंकि क्या होता है ना, मशीनरी का कोई भरोसा नहीं होता, तो हम एडिशनल हमेशा एक एडवांस सोच के चलते हैं कि एक स्टैंड बाई पे रहे, बाकी वर्किंग में रहे, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में वो काम कर सके। तो यहाँ से सर ये सारी चीज़ समझ में आ गई। जैसे हमारे पास टोटल 6 मोटर लगाई हुई है, मतलब 6 यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने दो आउटपुट यूनिट दे दी, उनके बीच में एक रिफ्लेक्स वॉल भी लगा जी दिया। हाँ। अब सर यहाँ से बाहर फ्लो कैसे हो रहा है, मतलब कितने अमाउंट का हो रहा है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? सर उसके लिए हमने जो हमारी डिलीवरी लाइन कॉमन हेडर के बाद निकली हुई है, हाँ। उसमें एक फ्लो मीटर इंस्टॉल किया हुआ है। तो सर पहले अब उस फ्लो मीटर को देखना भी पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सर। देखे बिना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बट सर आपको एक बात और समझनी चाहिए, हमने दोनों कॉमन हेडर के बीच में एक स्लूस वाल्व और इंस्टॉल किया है। जी सर। इसकी वर्किंग ये है कि बाई चांस अपने इस पंपिंग स्टेशन में माना 3 पंप एक साथ इंस्टॉल करके 3 पंप एक साथ इंस्टॉल कर दिए, 2 लाइन बना ली हमने, इसके 2 पंप खराब हो गए, उसके तीनों चालू हैं, इसका एक चालू है, तो अपना फ्लो दोनों लाइन में डिफरेंट रहेगा। जी सर। उसके लिए हमने क्या किया है, हम कोई से भी 4 पंप चलाएंगे और बीच का वाल्व खोल देंगे तो दोनों लाइन में इक्वल फ्लो जाएगा। दोनों लाइन में फ्लो को इक्वल करने के लिए, मतलब सर देखो कितना एडवांस सोच रखा है कि अगर इन केस किसी एक पार्ट में मेजर मशीनरी फेल हो जाए
फिर भी अगर फ्लो का जो डिफरेंस आता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक बीच में स्लूइस गेट लगाया गया है। या माना तीनों ही पंप एक तरफ के हमारे खराब हो गए तो हमारी सिंगल लाइन चलेगी। हाँ। हम क्या है फिर स्लूस वाल खोल के एक साइड के तीनों चला देंगे, तो जिससे हमारी दोनों लाइन में बराबर डिस्चार्ज आता रहेगा। मतलब इंजीनियरिंग की खूबसूरती देखो सर, हर चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो अगर अपने एक्सट्रीम केसेस में भी फेल कर जाए ना, फिर भी जो जनता है जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जो हमारा पर्पज है वो सॉल्व होता वो रहेगा। पर्पज पूरा सॉल्व हो जाता है। तो अब इसमें फ्लो मीटर देख लेते हैं। हाँ। फ्लो मीटर किस तरीके से वर्क करता है, और फ्लो मीटर सुमन सर एक बार आप बच्चों को बता दीजिए कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम डायरेक्ट हैं। देखो फ्लो मीटर जो होता है बेसिकली वो डिस्चार्ज के मेजरमेंट के लिए होता है, और डिस्चार्ज यहाँ से हमारे पास कितना आउटपुट में डिस्चार्ज मिल रहा है उसको मेजर करने के लिए हम बाहर जाके भी देखने वाले हैं कि फ्लो मीटर जो इंस्टॉल्ड है और उसकी वर्किंग क्या होती है उसके बारे में भी हम देखेंगे कैसे पता चलता है फ्लो मीटर दिखता कैसा है, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए खुद के लिए भी नहीं है कि विजिबली देख रहा हूँ उस सारी चीज़ों को। चलिए सर दिखाते हैं। चलते हैं सर। सर जो हमने पीछे हम बात करके आ रहे थे कि डिस्चार्ज मेजर करने के लिए जो फ्लो मीटर यूज लिया जाता है, क्या वो फ्लो मीटर यही है? हाँ, फ्लो मीटर वो यही है। और इसकी सर अब इसमें फ्लो मीटर ये है तो इसको लगाने का कोई, क्योंकि देखो सर अगर दोनों साइड से डाया देख रहे हैं सेम है, कैसे पता चलेगा? जो भी यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है जो इंजीनियर है उसको कैसे पता चलेगा? दूसरी चीज़ इसकी फंक्शनिंग क्या है सर? फंक्शनिंग सबसे पहले मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि किस लिए हमने फ्लो मीटर लगाया है। तो सबसे ये बता देते कि ये क्या है, डिस्चार्ज बताता है, रेट ऑफ मतलब जो फ्लो है उसको भी बताएगा कि किधर हो रहा है। तो वो यहाँ से इंडिकेट आप कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी किधर है, मतलब यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फ्लो यहाँ से पता चल जाएगा। अब आप देखें कि ये साइड पर आया और इंजीनियर को पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो दोनों तरफ से सेम है, इधर भी 700 का डाया है, इधर भी 700 का डाया है। अगर इसने उल्टा लगा दिया तो चीजें क्या है नहीं हो पाएंगी। तो इसने क्या है यहाँ से डायरेक्शन यहाँ पर दिया है, ये जो एरो यहाँ पे बता रहा है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो को बता रहा है कि आपका जो पानी है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जाने वाला है। हाँ, अब यहाँ से हमको क्या है, इसके आपको यहाँ पर केबल नजर आएंगे क्योंकि अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। एक केबल क्या है यहाँ पर लगेगा, एक केबल यहाँ पर लगेगा। ये जो 3-4 केबल हैं ये पीएलसी पैनल ऊपर एक लगेगा, उसमें क्या इंस्टॉल हो जाएंगे, जिसमें कि क्या है रीडिंग जो है डायरेक्टली आपको वहाँ पर दिखाएगा कि क्यों जो डिस्चार्ज होता है उसकी वैल्यू वहाँ मिल गई। मुझे इसका डाया पता है कि इतना इसका डाया है। अब कोई भी चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है मैं क्या है इजीली कर सकता हूँ। जैसे कि सर ने अंदर बताया कि जो हमारे पंप हैं उनकी वेलोसिटी जो है या फिर उनका जो डिस्चार्ज रेट है 19,500 लीटर पर मिनट है। अगर मैंने एक पंप चलाया तो मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि 19,500 लीटर पर मिनट मेरे को मिल रहा है या नहीं। अगर मैंने 2 चलाए हैं तो भी क्या है मैं बता कर सकता हूँ। क्रॉस चीज़ें चेक करने के लिए ये चीज़ें क्या लगाई गई हैं। और पूरा मैं एक चीज और बता देता हूँ कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, एक तरह से चैम्बर रूम बना हुआ है। तो एक इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्टिव से बता देता हूँ कि लगभग हम 3 मीटर हाइट के नीचे हैं, तो एक चैम्बर यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर एक फाउंडेशन का डिजाइन किया जाएगा जो कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन रहेगी, खस्कों के रूप में क्या है ऊपर तक जाएगी। तो वो भी क्या है सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो वो भी मैंने कवर किया है। जी सर, एक चीज और कि ये कितने मतलब वहां से पाइप जो निकला हुआ है इसकी भी पर्टिकुलर कोई लेंथ होती है या इसको कहीं भी लगा सकते हैं फ्लो मीटर? नहीं, जो सर ने बताया होगा कि एक कॉमन हेडर था, हाँ, वहां से क्या है मिनिमम 3 मीटर का वो रखा जाता है। बट अभी क्या है, अगर आप इस टाइम बात करें तो लगभग 6 मीटर के करीब पे क्या है हमने ऑन द साइट सिचुएशन के हिसाब से क्या है इसको इंस्टॉल किया है। और उसके बाद क्या है एक चैम्बर रूम बनाएंगे, इन सबको जाकर वहाँ पर पैनल में क्या कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर क्या है वर्किंग करेगा। मतलब इसका मतलब बच्चों देखो क्या है कि जहाँ जो पंप से जो पानी आ रहा था, पंप का जो एक पंप है वो कितना डिस्चार्ज दे रहा था उसको मेजर करने के लिए क्या एक्चुअली उतना ही डिस्चार्ज दे रहा है, तो यहाँ पर उसको मेजर करने के लिए फ्लो मीटर लगाया गया है। और यहाँ पर जो कॉमन हेडर के थ्रू जो पानी आ रहा था वो हम इससे मेजर कर सकते हैं कितना फ्लो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो रेट इसकी क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि इसको मिनिमम जो कॉमन हेडर है उससे 3 मीटर डिस्टेंस पे लगाना चाहिए, बट यहाँ पर साइट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको 6 मीटर पर प्लेस किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है इसके साइड में जो स्टेप फुटिंग प्रोवाइड की जाएगी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, जो बाकी अगर हम देखें तो ये भी एक टाइप का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है। तो आपको ओवरऑल क्या पता चला, आपने कैनाल जो थी, कैनाल से पानी आया डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से, डिस्ट्रीब्यूटरी हेड के थ्रू पानी आया और उस पानी को आपने वहां से देखा कि PST1 PST2 जो भी वर्किंग कंडीशन है वहां से पानी आने के बाद में फिर पंप स्टेशन के थ्रू ये पानी आगे जो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वहां पर ये पानी कैसे पहुंचेगा और वहां पर फ्लो यहाँ से डिस्चार्ज रेट क्या होने वाली है, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। यहाँ से जो लाइन है थ्रू आउट पूरा जो यहाँ से निकल के गया 12 किलोमीटर के बाद THDC का प्लांट है, तो पीछे की वर्किंग जो थी इरिगेशन का पार्ट वो वहाँ से कंप्लीट हुआ। यहाँ से क्या है MS का लाइन आपको ये नजर आएगी कि MS की है।
आगे जो पाइप है वो पीसीसीपी पाइप है, वो उसका भी एक पूरा डाया है। पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर बच्चों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि हाइड्रोलिक्स में वो बताएं कि अगर मेरे को ये पता है कि माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस होते हैं, तो बच्चे कमेंट करके बताएं कि इस लाइन में क्या है, मेजर लॉसेस कौन से होंगे और माइनर लॉसेस कौन से होंगे, या फिर जो फ्रिक्शनल लॉसेस हैं जो वो किस में आते हैं, मेजर में या माइनर में, ये वीडियो में कमेंट करके आप बताएं। जी सर, बिल्कुल बच्चे बताएंगे आपको कि ये लॉसेज किस में आते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी थ्योरेटिकली तो काफी सारी चीजें पढ़ रखी है और उन्होंने इस फ्लो के बारे में भी पढ़ रखा होगा। सर इसके अंदर इसका जो इंटरनल सेक्शन है वो भी क्या हम देख सकते हैं? हाँ, इसका मैं इंटरनल सेक्शन दिखा देता हूँ और किस तरह से ये बताएगा वो चीज़ भी बता देता हूँ कि ये आपने अच्छा बोला है कि कैसे पता लगेगा कि क्या इसमें कोई सेंसर वगैरह या फिर कुछ चीज़, या मतलब कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। मैं इसको ओपन एक चैम्बर रखा हुआ है, मैं उसको दिखा देता हूँ कि एक फ्लोमीटर ओपन है मेरे पास, वहाँ से सर मैं आपको दिखाता तो चलते हैं सर, चलिए। तो मोहित सर, अभी तक हमने फील्ड में विजिट किया जी, और सारी चीज़ें लगभग हमने अपने बच्चों तक पहुंचा दी हैं। तो अब लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि हमारे बच्चों को जो अभी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एक तरीके से अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल अंकुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आज आप यहाँ पे आए। हम लोगों का बहुत अच्छा समय रहा आपके साथ में। मैं आपको और शुभम सर को काफ़ी ये तो लंबे सर समय से साथ जानता में ही हम हूँ। लोगों का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके काफ़ी लंबे समय से मैं आपको जानता हूँ। आपके बच्चों के लिए या जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप स्टडी करें, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, उसको आप अपने एनवायरनमेंट में, अपने चारों तरफ आप उन चीज़ों को कोरिलेट करने की कोशिश करें। हाँ, उसको मतलब ढूंढने का कोशिश करें। बिल्कुल, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। आपको आज माना अंकुर सर ने कोई चैप्टर आपको पढ़ाया है, आपको माना इरिगेशन में आपको चेक डैम पढ़ाया है, आपको क्रॉस रेगुलेटर पढ़ाया है, तो जब भी आप कहीं रास्ते से निकलते हुए जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, आप रास्ते में चीज़ों को देखें, समझें यार वो होनी चाहिए। ये तो वही है जो मुझे पढ़ाया जा रहा था। बहुत अच्छा मैसेज दिया सर ने कि कहीं ना कहीं आपका एक ये सोच होनी चाहिए, आपका ऐसा अपना एक परसेप्शन होना चाहिए कि कुछ भी अगर हमने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं कोशिश करें उसको ढूंढें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। अपनी सर डेली रूटीन की जो लाइफ है बिल्कुल हम सब की, उसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब कुछ है। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ते हैं घर में, हम आप देखते होंगे कि स्टेयर पे जब हम यूज करते हैं कि कौन सा स्टोन लगाना है, या हम चप्पल भी पहनते हैं तो कौन सी पहननी है कि वो नॉन स्लिपरी होनी चाहिए, टॉयलेट में टाइल लगानी है, एंटी स्किड होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें हम लोग करते जरूर हैं लेकिन पता नहीं है, कोरिलेट नहीं करते हैं। पूरी इंजीनियरिंग, पूरा फिजिक्स, पूरा एनवायरनमेंट, हम जो भी पढ़ रहे हैं सब उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। बिल्कुल ओवरऑल एक ही चीज़ है बच्चों, सर की तरफ से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा सर ने बताया कि जो आप पढ़ते हैं उसको ढूंढने का कोशिश करिए, वो आपको मिलेगा। फील्ड में कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूट होता है। आप अगर कोरिलेट करके समझेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, कोई आपको रट्टा मारने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो आप समझ लेंगे वो आपके पूरे लाइफ में काम आना है। बिल्कुल कहीं ना कहीं मिलना ही है सर। 100%। जब भी आप साइट पर आएंगे, सेलेक्ट होने के बाद बच्चों आप साइट पर आओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ हेल्प करेगा और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब ओवरऑल सर समराइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि एक जो कैनाल है उससे वाटर आ रहा था, मतलब वाटर फ्लो हो रहा था, तो उसमें हमें जो लॉसेज हो रहे थे जिनको हम प्रिवेंट कर सकते थे, जहां पर हम अपनी कोस्ट को बचा सकते थे, तो उसके लिए लाइनिंग की गई। लाइनिंग करने की, लाइनिंग की जो कोस्टिंग थी उसको भी निकालने का, मतलब वो पूरा देखो एक इंजीनियरिंग की खूबसूरती देखना कि पैसा जो लगा है उसको कैसे निकालना है, तो उसके बारे में भी बात की गई। तो मतलब हर पॉइंट पर आपने फिर देखा, उसके बाद देखा कि वहां पर ये हेड रेगुलेटर्स लगे हुए थे, क्रॉस रेगुलेटर्स लगे हुए थे, फिर उसके बाद पीएसटी देखा, फिर उसके बाद पंपिंग स्टेशन देखा। तो ओवरऑल आपकी जर्नी ये रही कि आपने इतने सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखे हैं जो थ्योरेटिकली आपने पढ़े, बट आज आपको उनका मतलब समझ में आया होगा कि उनकी वर्किंग कैसी होती है, उनका फंक्शन कैसा होता है। तो इन सब के लिए मोहित सर एंड मोहित सर दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, और पीडब्ल्यू टीम की तरफ से आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जीवन और आपकी हेल्थ हमेशा बहुत अच्छी रहे और आप ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे। हमेशा वेलकम है जी सर।